ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो, टॉपिक चल रहा था निवेश। मैंने तुम लोगों को हेडिंग डलवाया था लास्ट क्लास में, सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास। लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं करवाया था। मैंने इस टॉपिक को डलवाया था, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करा था, ना ही इनके बारे में कुछ बताया था। ठीक है, तो अब जरूरत है इनके बारे में कुछ चीजें जानने की। एक काम करते हैं, एक बार मैं फिर से हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, तुम लोग भी अगर दोबारा से डालना चाहो तो डाल लेना, लेकिन तुम लोगों ने हेडिंग पहले ही डाल रखा था। ठीक है, लेकिन दोबारा से डालना चाहो तो डाल सकते हो, है ना। मैं तो दोबारा नोट कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पर नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हेडिंग है सकल निवेश। सकल निवेश कॉमा शुद्ध निवेश तथा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके नाम पर मत जाओ, कैसे अजीब अजीब से नाम है। इनकी वैल्यू पर जाओ, ये कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स में। और जब भी ये पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर को बच्चे क्या मानते हैं, लेंथी और टिपिकल। वो कहते हैं यार बड़ा हार्ड आया था, बड़ा हार्ड आया था। पढ़ते हैं नहीं, एक ही बात पढ़ लेते हैं, बड़ा हार्ड आया था, बड़ा हार्ड आया था, तो करते रहो फिर हार्ड, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, तो मैं अभी तक मैंने तुम्हें दो तरह के निवेश पढ़ाए थे। एक तो बताया है स्थिर निवेश। स्थिर निवेश उसे कहते हैं जो स्थिर संपत्तियों पर खर्चा किया जाता है, उसे कहते हैं स्थिर निवेश। और एक वो होता है माल सूची निवेश। स्थिर निवेश और माल सूची निवेश मैंने बताए थे तुम्हें, है ना। ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बताया एक तो स्थिर निवेश, ठीक है, और एक क्या बताया, माल सूची। हाँ, माल सूची निवेश। मैंने ये दो निवेश बताए ना, ध्यान से सुनो। अगर दोनों निवेश को मिला दिया जाए, अगर स्थिर निवेश को और माल सूची निवेश को दोनों को मिला दिया जाए, तो दोनों को मिलाने के बाद जो निवेश मिलता है तुम्हें, वो निवेश कहलाता है तुम्हारा सकल निवेश। वो निवेश तुम्हारा क्या कहलाएगा, सकल निवेश। ध्यान से सुनो, मैं शुद्ध निवेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सकल निवेश की। मैं बात कर रहा हूं सकल निवेश की। ठीक है, तो एक काम करना, कैपिटल ए टॉपिक लिखो। पहले पहले मैं तुम्हें लिखाऊंगा सकल निवेश के बारे में। पहले मैं तुम्हें कौन किसके बारे में लिखा रहा हूं, सकल निवेश। तो लिखो कैपिटल ए के अंदर सकल निवेश, तो लिखो सकल निवेश में। तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से दो निवेश को शामिल किया जाता है। एक तो स्थिर निवेश। स्थिर निवेश उसे कहते हैं जब कोई उत्पादक स्थिर संपत्तियों पर खर्चा करता है। फॉर एग्जाम्पल, नए प्लांट लेकर आ गया, नए मशीन ले आया, कोई नई बिल्डिंग खरीद ली, ये सारी के सारी संपत्ति कैसी होती है, स्थिर। कंप्यूटर्स, ठीक है। और माल सूची तुम्हें मालूम ही है, माल सूची के अंदर हम उस वस्तु की बात करते हैं जो अभी बन रही है या बनकर तैयार रखी हुई है, बिकी नहीं है। ध्यान से सुनो, माल सूची में दो बातें आती हैं, या तो वो चीज बन रही है या बनकर तैयार है लेकिन अभी तक बिकी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, इस मार्कर के अंदर तुम्हें मालूम है इंक डाली जाती है ना, तो इस मार्कर के अंदर अभी इंक डाली नहीं गई है फैक्ट्री के अंदर। अभी तक ये मार्कर कैसे रखे हुए हैं, जिनके अंदर इंक नहीं है। तो फैक्ट्री के अंदर पहले मशीनों द्वारा इनमें क्या डाली जाएगी, इंक। और जब ये इंक डाली जाएगी तो इंक डलने के बाद ये तैयार हो जाएगी। बताओ तुरंत बिक जाएगी, तुरंत तो नहीं बिकेगी, कुछ समय तक ये फैक्ट्री के अंदर रखे रहेंगे मार्कर। तो जब तक फैक्ट्री के अंदर रखे रहेंगे
तब तक ये किसका हिस्सा होते हैं? माल सूची का। और जब तक ये बिक नहीं जाते तब तक ये माल सूची का हिस्सा बना रहेंगे, तब तक। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है सकल निवेश। लिखो सकल निवेश में। अब इसमें स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश को शामिल किया जाता है। इसमें स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश को शामिल किया जाता है। माल सूची निवेश को शामिल किया जाता है। माल सूची निवेश को शामिल किया जाता है। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, पढ़ाता ही हूं, एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है ना। लेकिन चलो मान लेते हैं मैं बच्चों को क्या पढ़ाता हूं, ट्यूशन पढ़ाता हूं। तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पास 5-6 कंप्यूटर्स हैं, हालांकि है नहीं, सपोज मान लो मेरे पास क्या है, 5-6 कंप्यूटर हैं। मैं उन पर बच्चों को क्या दिखाता हूं, वीडियो क्लासेस दिखाता हूं। मैं बच्चों को उन कंप्यूटर्स पर, उन स्क्रीन्स पर, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, 5 स्क्रीन है, 5-5 रूम के अंदर। ठीक है, क्या लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो मैं मालूम है जब स्क्रीन लगवाई जाती है, इंस्टॉल करवाई जाती है दीवार पर, है ना, दीवार पर लगाई जाती है। कंप्यूटर भी कुछ कम नहीं होते, कंप्यूटर के अंदर वायरिंग होती है ना। कंप्यूटर्स की बहुत सारी लीडें वगैरह लगानी होती है ना, 5-5 कंप्यूटर की, वो भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अब अगर बाई चांस चलते चलते, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काम चलते चलते 5 कंप्यूटर में क्या हो गई है, प्रॉब्लम। 5 कंप्यूटर में क्या हो गई, प्रॉब्लम। और जो 5 स्क्रीन लगी हुई थी ना दीवार पर, उनमें भी प्रॉब्लम हो गई। 5 कंप्यूटर में कुछ ना कुछ क्या हो गई होगी, खराबी। भाई होती रहती है, मशीन है, हो नहीं सकती क्या। अगर तुमने 5 कंप्यूटर लगवा रखे हैं तो क्या मशीनों में या किसी भी चीज में खराबी नहीं हो सकती? किसी भी चीज में खराबी हो सकती है। कोई सी भी चीज तुम कितनी भी महंगी खरीदो और कितनी भी सस्ती खरीदो, चलते चलते एक दिन खराब होगी ही होगी। हो सकता है मेरे पास जो कंप्यूटर्स थे वो पुराने थे, तो पुराने की वजह से उनमें खराबी हो गई। अब हो गई तो हो गई, है ना। 5 स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई और 5 कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम हो गई। मुझे बताओ, मुझे बच्चों को अभी भी पढ़ाना है तो मैं अगले दिन ही 10 चीजें और मंगवा लूंगा ना, 5 स्क्रीन नई मंगवा लूंगा और 5 कंप्यूटर्स नए मंगवा लूंगा। अब मुझे बताओ, मैं अकेला खुद इंस्टॉल करने लग जाऊंगा इन सबको? 5 स्क्रीन को दीवारों पे लगाने का काम, कंप्यूटर्स को लगाने का काम, ये सारा काम मैं खुद करूंगा या मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को? मैं नहीं करूंगा अब ये काम। ध्यान से सुनना। पुराने कंप्यूटर्स को हटवाया, नए कंप्यूटर्स को लगवाया, इंस्टॉल करवाया। क्या शब्द बोला मैंने, इंस्टॉल करवाया, मतलब वायरिंग वगैरह फिट करवाई। ठीक है, 5 स्क्रीन को हटवाया और 5 नई स्क्रीन को दीवार पर इंस्टॉल कराया। वो होता है ना, ड्रिल से छेद वगैरह करके सेट करते हैं। मुझे बताओ, खर्चा नहीं होगा क्या? वो बंदे फ्री में आकर काम करेंगे? नहीं, वो बंदे इंस्टॉलेशन के पैसे लेंगे। अब ये मत कहने लग जाना कि इंस्टॉलेशन कंपनी की तरफ से होती है। चलो माना कि कंपनी की तरफ से होती है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से मान लो कि जो इंस्टॉलेशन मैंने कराई है वो कंपनी की तरफ से नहीं है। ठीक है, मुझे भी मालूम है कंपनी की तरफ से होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि कंपनी की तरफ से नहीं है। तो मुझे बताओ, 5 स्क्रीन को लगवाने का खर्चा, 5 कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कराने का खर्चा करवाया है ना। ध्यान से सुनो, पुरानी परिसंपत्ति को हटाया, नई परिसंपत्ति लगवाई, पुरानी एसेट्स को निकलवाया और नई एसेट्स को लगवाया। तुमने एसेट्स को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तुमने पुरानी संपत्ति हटाकर नई संपत्ति लगवाई, और जो खर्चा हुआ है ना, ध्यान से सुनो, पुरानी संपत्ति को हटाने में और नई संपत्ति को शुरुआत कराने में जो खर्चा हुआ है, वो खर्चा भी किसके अंदर आता है, सकल निवेश के अंदर। कई बार पेपर में आ चुकी है ये बात।
अगर एक उत्पादक अपनी पुरानी संपत्ति को हटवा रहा है और उसकी जगह नई चीजों को लगवा रहा है तो उसका ये खर्चा सकल निवेश में आएगा या शुद्ध निवेश में आएगा? तो तुम्हें बताना है उसका ये खर्चा सकल निवेश में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने तो डेफिनेशन लिखवाई है, बाकी की बातें नोट में लिखो। नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट। अब समझ में आ गई ना बात? बहुत ही सिंपल सी बात है। पुरानी को हटाने में भी खर्चा, नई को लाने में भी खर्चा, जितना भी खर्चा है सबका सब सकल निवेश। तुम कहोगे इसमें निवेश क्या है भैया? इसमें सर निवेश वाली क्या बात है? मुझे बताओ, नए कंप्यूटर्स खरीदे, निवेश नहीं है? नए कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करवाया, खर्चा है, निवेश है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा मुझे ही तो मिलेगा, बच्चे वीडियो क्लासेस देखेंगे बैठकर, बदले में क्या देंगे? पैसे देंगे। तो बताओ मेरा ये जो खर्चा है क्या फ्यूचर में मुझे फायदा नहीं मिलेगा? इसका मिलेगा। ठीक है, बच्चों को भी मिलेगा फायदा वीडियो क्लासेस देखने का और मुझे भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो लिखो नोट नंबर 1 के अंदर, पुरानी संपत्ति को नई संपत्ति में बदलने का खर्च भी, पुरानी संपत्ति को नई संपत्ति में, पुरानी संपत्ति को नई संपत्ति में बदलने का खर्च भी सकल निवेश, सकल निवेश, पुरानी संपत्ति को नई संपत्ति में बदलने का खर्च भी सकल निवेश, खर्च भी सकल निवेश में शामिल किया जाता है, सकल निवेश में शामिल किया जाता है। ठीक है, शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अगली बात ध्यान से सुनो। देखो थ्योरी पूरी इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने लिखवाया रट लोगे, नहीं, हर एक थ्योरी के पीछे रीजन है। कॉमर्स वाले बच्चों को ज्यादा बातें समझ में आएंगी क्योंकि उनकी ये मिलती जुलती बातें अकाउंट्स में भी होती हैं। ठीक है, मुझे बताओ, जब हम किसी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, बढ़िया एग्जांपल है हम बच्चों के लिए कंप्यूटर्स। मुझे बताओ, कंप्यूटर पर वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर वीडियो क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, क्या चलते चलते कोई चीज खराब नहीं हो सकती? खराब हो सकती है। मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट बदलवा दूंगा या उसको रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा? भाई अगर इतना सा डिफॉल्ट था कि उसको रिपेयर करवाया जा सकता है, ठीक करवाया जा सकता है, तो क्या मैं उसको ठीक नहीं करवाऊंगा? तो क्या मैं उसको ठीक करवाऊंगा या तुरंत अमीरों की तरह नया बदलवा दूंगा? तुम्हें मालूम है मैं अमीर तो हूं नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करवाऊंगा? पहले उसको ठीक करवाऊंगा और जब तक वो चलेगा तब तक उसे चलाऊंगा। तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, कोई सी भी चीज चलते चलते खराब होने लगती है ना, शब्द खराब मत बोलो, इको के अंदर एक वर्ड है उसे बोलो। कोई सी भी चीज चलते चलते क्या होने लगती है? घिसने लगती है। अब ये मत सोचना कि कंप्यूटर कहां से घिसा, दिखाओ हमें कहां से घिसा। यहां पर घिसने का मतलब ये नहीं कि वो घिस गया है एक जगह से, यहां पर घिसने का मतलब है कि चलते चलते उसके अंदर क्या आ गई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पंखा होता है घर में, चलते चलते वायरिंग फूक जाती है, मतलब उसमें क्या आ रही है? घिसावट आ रही है। एसी है, चलते चलते कंप्रेसर खराब हो सकता है, गैस खत्म हो सकती है, क्या आ रही है? घिसावट आ रही है। जब भी कोई संपत्ति चलते चलते खराब हो जाती है या सही तरीके से नहीं चलती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो घिसने लगी है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर क्या आ चुकी है? घिसावट। क्या आ चुकी है उसके अंदर? घिसावट। और मुझे बताओ, उसकी इस घिसावट को ठीक करवाओगे ना? एक एग्जांपल और देता हूं, स्क्रीन पर है ना प्रॉब्लम होती है, बार बार ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर स्क्रीन ब्लैक हो गई, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं क्या करवाऊंगा? इस घिसावट को ठीक करवाऊंगा ना, अगले ही दिन में उस घिसावट को ठीक करवाऊंगा। बताओ मैंने खर्चा कराया ना,
मैंने क्या करा है, खर्चा करा है। तो ध्यान रखना, घिसावट को खत्म करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा भी किसके अंदर आता है, सकल निवेश। ये जितने भी पॉइंट मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं सारे पॉइंट एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। पहली बात क्या लिखवाई थी, पुरानी संपत्ति को हटाने के लिए और नई संपत्ति को लाने के लिए जो खर्चा होता है वो भी सकल निवेश में आता है। अगर कोई चीज चलते चलते घिस जाती है, शब्द ध्यान रखो, घिसना, घिसावट, जो घिसावट आती है उस घिसावट को ठीक करने के लिए जो खर्च करवाया जाता है वो भी किस में आता है, सकल निवेश में। अब ये बात लिखो नंबर 2 में, लिखो लिखो, घिसावट के कारण होने वाला खर्च भी, तुम्हें अकाउंट्स की भाषा में इसके लिए एक शब्द बताऊं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सुना होगा ना तुमने, अकाउंट्स वाले ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम किसी मशीन को यूज कर रहे होते हैं, फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उस पर क्या आता रहता है, डेप्रिसिएशन आता रहता है। और मुझे बताओ उस डेप्रिसिएशन को ठीक करवाएंगे ना, घिसावट के कारण होने वाला खर्च भी, घिसावट के कारण, घिसावट कहते नहीं, ये तो बंदा घिस गया पूरा, घिसावट के कारण होने वाला खर्च भी सकल निवेश में शामिल किया जाता है। घिसावट के कारण होने वाला खर्च भी सकल निवेश में शामिल किया जाता है। होने वाला खर्च भी सकल निवेश में शामिल किया जाता है। सकल निवेश में शामिल किया जाता है। तो मुझे बताओ, अगर कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उस प्रॉब्लम को ठीक करवा दी, 10,000 रुपए लगे, हालांकि कंप्यूटर को ठीक कराने में 5 कंप्यूटर थे ना, इसलिए इतना खर्चा आ गया। 5 कंप्यूटर थे, खराबी हो गई थी, पांचों में मैंने क्या करवा दी, ठीक करवा दी। मुझे बताओ कंप्यूटर्स बने रहेंगे ना, मेरे ट्यूशन के अंदर कंप्यूटर अभी भी क्या होते रहेंगे, यूज होते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम घिसावट की वजह से कुछ खर्च करवाते हो ना, मतलब जो खराबी हो गई थी उस खराबी को क्या करवा दिया तुमने, ठीक करवा दिया। मुझे बताओ जो पूंजी का स्टॉक, जो कंप्यूटर्स तुम्हारे पास थे वो बने रहेंगे ना, वो पूंजी का स्टॉक तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर बना रहेगा। 10 मशीनों को ठीक करवा दिया, 10 मशीनें अब तुम्हारे काम में आती रहेंगी, ठीक है। तो इसी के अंदर लिखो, मैंने लिखवाया शामिल होता है, उसके बाद लिखो परंतु यह पूंजी के स्टॉक को बनाए रखता है। परंतु यह, बताओ कंप्यूटर्स मेरी क्या मानी जाएगी, पूंजी मानी जाएगी, भाई क्या करें, मेरी संपत्ति है, ठीक है। टीवी स्क्रीन मेरी क्या मानी जाएगी, पूंजी मानी जाएगी, क्योंकि इनके दम पर मैं क्या कर रहा हूं, अपना धंधा कर रहा हूं, इनके दम पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर कोई खराबी आ जाएगी तो मैं उसे अगले दिन ही ठीक करा दूंगा और मेरा पूंजी का स्टॉक बना रहेगा। 5 कंप्यूटर बने रहेंगे, 5 स्क्रीन बनी रहेगी। अगर ये बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे, अगले दिन ही नया आ जाएगा, फिर बना रहेगा, ठीक है। तो लिखो परंतु यह पूंजी के स्टॉक को बनाए रखता है। परंतु यह पूंजी के स्टॉक को बनाए रखता है। पूंजी के स्टॉक को बनाए रखता है। अब एक बात और है, मैं चाहूं तो मैं दूसरे टीचर की तरह वो बात मैं लिखवा दूं और मैं इतना कमाल का हूं कि वो बात मैं रटवा भी दूंगा, तुम पूछोगे भी नहीं कैसे। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों से खुद पूछूंगा, वीडियो के अंदर भी पूछूंगा और तुम लोग बता दोगे। और इतनी मुश्किल बात है वो हर कोई नहीं बताता, क्योंकि बच्चे किसकी तरफ चले जाते हैं, रटने की तरफ। मुझे बताओ, देखो 5 कंप्यूटर खराब हो गए थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 5 कंप्यूटर खराब हो गए थे, तुमने उनको ठीक करवा दिया।
अभी भी तुम्हारे बिजनेस के अंदर कितने कंप्यूटर रहे? 5 रहे या बढ़ गए? ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले मेरी बात को सुन लो फिर जवाब देना। मैं जो तुमसे पूछने वाला हूं ना वो एक इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने तुम्हें बताया, ये बहुत से टीचर वो बातें नहीं बताते, वो रटवा देंगे और बच्चे रट लेंगे। ठीक है, 5 कंप्यूटर खराब हो गए थे। क्रॉस, क्रॉस का मतलब है खराब हो गए थे। राइट का मतलब है तुमने उन्हें ठीक करा दिया। अभी भी कितने बने हुए? 5। मुझे बताओ कंप्यूटर बढ़ गए क्या? नहीं बढ़े। कंप्यूटर क्या कम हो गए? नहीं हुए। जितने पहले थे उतने ही अब रहे। तो क्या कोई वृद्धि हुई? कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, फिर से सुनो। 5 कंप्यूटर खराब हो गए थे, पूरी तरीके से ठीक कराने की कोशिश करी, नहीं हुए। ठीक कराने की कोशिश करी, नहीं हुए। पांचों कंप्यूटर पूरी तरीके से खराब हो गए, निकाल दिए बाहर, बिजनेस से बाहर कर दिए, बेच दिए किसी को, पुराने चीजों के रेटों पर बेच दिए। तुरंत अगले दिन ही कितने नए कंप्यूटर आ गए? 5 नए कंप्यूटर आ गए अगले दिन ही। अगले दिन ही कितने कंप्यूटर लेकर आ गए? नए 5 कंप्यूटर लेकर आ गए। मुझे बताओ अभी भी बिजनेस के अंदर कितने कंप्यूटर हैं? पहले कितने थे देखो? 5 थे। अब भी कितने? 5। देखो, ठीक कराने के बाद भी 5, नए लाने के बाद भी 5। क्या कोई वृद्धि हुई? कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन जरा टेक्निकली देखो, अगर ये पुराने कंप्यूटर खराब हो गए थे तो तुमने इनको ठीक तो कराया है ना? ठीक तो तुमने कराया है, वृद्धि नहीं हुई, लेकिन सकल वृद्धि जरूर हुई है। अब मैं तुम्हें बताता हूं सकल का मतलब क्या है। सकल का मतलब है किसी भी तरह का चेंज करवाना। देखो, अगर ये खराब हो जाते और ठीक ही नहीं करवाते, ध्यान से सुनो, खराब हो जाते और तुम इन्हें ठीक ही नहीं करवाते, ना तो नए लेकर आए, ना तो तुम नए लेकर आए, और ना ही तुमने इन्हें ठीक कराया, अब वृद्धि नहीं होगी, अब कमी होगी। समझ रहे हो ना? पांचों कंप्यूटर खराब हो गए थे, ना तो तुमने इन्हें ठीक कराया, खराब पड़े हुए ठीक कर, ना तो तुमने इन्हें ठीक कराया, और ना ही इनके बदले नए लेकर आए। वृद्धि नहीं होगी ना, कमी होगी। लेकिन अगर तुमने इन्हें ठीक करा दिया तो टेक्निकली देखो वृद्धि हो गई ना। क्यों? क्योंकि अगर ये खराब हो जाते तो कुछ नहीं बचता। अब तुमने कम से कम इन्हें ठीक तो कराया है, तो वृद्धि हो गई। लेकिन ये वृद्धि सकल वृद्धि है। क्यों? क्योंकि बढ़ोतरी तो नहीं हुई ना संख्या में। जितने कंप्यूटर पहले थे उतने ही कंप्यूटर अब हैं। हाँ, लेकिन देखो, 5 खराब हो गए थे, 5 को निकाला और अगले दिन ही तुम कितने लेकर आ गए? 7 लेकर आ गए। अब मुझे बताओ कितने की वृद्धि हुई है? वृद्धि तो देखो 7 की हुई है। ध्यान से सुनो, वृद्धि तो सिर्फ 7 की हुई है, लेकिन इसमें से शुद्ध वृद्धि 2 की हुई है। इतना डीप में मत सोचो, सिंपल सी एक बात लिखो, फिर मैं और समझाता हूं। मैंने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया होगा, ठीक है। हाँ, नंबर 2 के अंदर ही लिखो, नंबर 2 बड़ा पॉइंट है भाई, नंबर 2 में ही लिखो। लिखो, इस निवेश से सकल वृद्धि होती है, शुद्ध वृद्धि नहीं होती। इस निवेश से, तुम्हें याद रखने की एक टेक्निक बता दूं। देखो, सकल निवेश से कौन सी वृद्धि होगी? सकल वृद्धि। और शुद्ध निवेश से कौन सी वृद्धि होगी? शुद्ध वृद्धि। बस बात हो गई खत्म। ठीक है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। सकल निवेश से सकल वृद्धि और शुद्ध निवेश से शुद्ध वृद्धि। खामे का एक लाइन के चक्कर में इतना टेंशन क्यों लो? ठीक है, अगर लाइन समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो वो एग्जाम्पल याद रखना, और अगर वो एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे याद रखना। सकल निवेश सकल वृद्धि को दिखाता है और शुद्ध निवेश शुद्ध वृद्धि को दिखाता है। तो लिखो, इस निवेश से सकल वृद्धि होती है, शुद्ध वृद्धि नहीं होती है। इस निवेश से सकल वृद्धि होती है, शुद्ध वृद्धि नहीं होती। शुद्ध वृद्धि
नहीं होती। अब नोट के अंदर लिखो नंबर 3, नोट के अंदर लिखो नंबर 3। ठीक है, मुझे बताओ घिसावट, अब ये भी शब्द आया था ना, नंबर 2 में ही करवा के आया हूं घिसावट। अगर तुमसे बोलूं कि क्या इसके अंदर घिसावट की वजह से जो खर्च कर रहे हो तुम, क्या वो खर्च शामिल होता है? तो तुम जरा नोट नंबर 2 को पढ़ो, मैंने क्या लिखवाया है। मैंने ये लिखवाया है, नोट नंबर 2 को देखो अपने अंदर रजिस्टर में। घिसावट के कारण होने वाला खर्च भी इसमें शामिल होता है। घिसावट के कारण होने वाला खर्च भी, अब ध्यान से सुनो, घिसावट के कारण होने वाला खर्च इसमें शामिल होता है ना। देखो अब जरा, तुम्हें मालूम है कि सकल निवेश के अंदर क्या शामिल हुआ हुआ है? घिसावट। एक शब्द सुनो, घिसावट। नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो, मैंने लिखवाया है कि घिसावट की वजह से जो खर्च होता है, घिसावट की वजह से जो खर्च होता है वो सकल निवेश में शामिल होता है। हुआ हुआ है ना इसमें, इसके अंदर क्या वो घिसावट का खर्च शामिल होगा या नहीं होगा? हुआ हुआ होगा ना, सकल के अंदर पहले से ही डला हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं सकल के अंदर से वो घिसावट का खर्च माइनस कर दूं, अगर सकल के अंदर से मैं घिसावट का खर्च क्या कर दूं? माइनस, तो देखो जब हम सकल में से घिसावट का खर्च हटा देते हैं तब निकल कर आता है शुद्ध निवेश। तब कौन सा निवेश निकल कर आता है? शुद्ध निवेश। अब ध्यान से सुनो, सकल निवेश में से अगर तुम घिसावट का खर्च हटा दोगे, घिसावट वाला खर्च, अगर सकल निवेश में से घिसावट का खर्च हटा दोगे तो तुम्हें कौन सा खर्च मिलेगा? शुद्ध निवेश मिलेगा। कौन सा निवेश मिल जाएगा तुम्हें? शुद्ध निवेश। ठीक है, तो अब लिखो कैपिटल बी टॉपिक। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, ये फॉर्मूला तुम्हें अभी नहीं लिखना, इस वाले फॉर्मूले को अभी मत लिखना, जब मैं बोलूं तब लिखना। तो नंबर बी टॉपिक में लिखो शुद्ध निवेश। नंबर बी टॉपिक के अंदर लिखना है शुद्ध निवेश। तो लिखो शुद्ध निवेश का मतलब, तो देखो जो फॉर्मूला दिख रहा है वही लिखना है। बताओ मैंने क्या करा, मैंने सकल निवेश में से घिसावट को हटा दिया तो मुझे कौन सा निवेश मिला? शुद्ध निवेश मिला। यही बात लिखो, लिखो यदि सकल निवेश में से घिसावट को हटा दिया जाए, यदि सकल निवेश में से घिसावट को हटा दिया जाए, घिसावट को हटा दिया जाए तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाएगा, तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो यदि सकल निवेश में से घिसावट को हटा दिया जाए तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन छोड़कर ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस घिसावट। अब मैं जानबूझकर तुम लोगों को ना इनका इंग्लिश का मीनिंग लिखवाऊंगा, जो सारे के सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सभी को इंग्लिश में भी लिखना है, क्योंकि यहां से तुम्हारे बनेंगे फॉर्मूले। जब एंड में हम राष्ट्र आय के फॉर्मूले करेंगे, राष्ट्र आय को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल करेंगे, और जब हम राष्ट्र आय के समुच्चय पढ़ेंगे तो तुम्हारे ये फॉर्मूले काम आएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, हर एक फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए इंग्लिश में जरूर लिखना। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो, देखो शुद्ध निवेश, शुद्ध निवेश को इंग्लिश में बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट।
मैंने सिर्फ क्या लिखा है, नेट इन्वेस्ट, क्योंकि बस हमें इंग्लिश का सहारा लेना है, पूरी इंग्लिश नहीं लिखनी, सिर्फ इंग्लिश का सहारा लेना है, हेल्प लेनी है बस। अब इधर देखो, सकल निवेश को बोलते हैं, सकल को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो देखो मैंने फिर से शॉर्ट में लिख दिया। घिसावट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। इसका एक दूसरा नाम और होता है मूल्यह्रास। तुम जरा हेडिंग पर गौर करो, हेडिंग यही डलवा रखा है मैंने, सकल निवेश, शुद्ध निवेश तथा मूल्यह्रास। तो तुम हेडिंग में देख सकते हो, ये जो घिसावट लिखा हुआ है ना, ये घिसावट का मतलब मूल्यह्रास ही होता है। एक काम करो, अपने फॉर्मूले के अंदर भी लिख लो ब्रैकेट में, मेरे कहने से सभी लिखो, इसको मूल्यह्रास भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेना मूल्यह्रास। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जिन बच्चों के पास कॉमर्स है, अकाउंट्स वालों को ये बातें ज्यादा समझ में आ रही होंगी कि डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है, ठीक है। खैर ऐसी बात नहीं है, वैसे इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे क्या करना है, एक स्टेप और लिखना है। बोर्ड पे देखो, नेट इन्वेस्टमेंट को सिर्फ क्या लिखो अगले स्टेप में, नेट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट को अगले स्टेप में शॉर्ट में क्या लिखो, सिर्फ ग्रोस। और डेप्रिसिएशन को तो खैर डेप्रिसिएशन ही लिखना है। अब देखो, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, नेट किसके बराबर है, नेट बराबर है ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। इधर देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि माइनस का डेप्रिसिएशन इधर लाओगे, देखो बोर्ड पे, माइनस का डेप्रिसिएशन इधर लाओगे, तो माइनस का डेप्रिसिएशन इधर लाकर क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि नेट के अंदर डेप्रिसिएशन क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मुझे बताओ ग्रोस का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो बोर्ड पे, नेट का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रोस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये दो फॉर्मूले बहुत ही काम आएंगे जब मैं समुच्चय पढ़ाऊंगा। समुच्चय के अंदर तुम्हें एक, तो समुच्चय में इनकी बहुत ही हेल्प मिलती है, ठीक है। तो देखो दो फॉर्मूले याद रखना, मैं कभी भी पूछ सकता हूं क्लास में तुमसे। नेट क्या होता है, ग्रोस जब भी पूछूंगा इंग्लिश में पूछूंगा, देखो फॉर्मूले तो तुम्हें थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखने हैं, जब मैं तुम्हें एग्रीगेट पढ़ाऊंगा, समुच्चय पढ़ाऊंगा, तो कैसे बदलते हैं तो मैं इंग्लिश में ही पूछूंगा बार बार, और तुम्हें भी इंग्लिश में याद रखने, इसलिए लिखवाए मैंने। हिंदी में तो इसलिए लिखवा दी कि पढ़ने के हिसाब से तो हिंदी में, लेकिन न्यूमेरिकल के हिसाब से इंग्लिश में। तो देखो फॉर्मूला कितना आसान है, मैं तुमसे पूछूंगा नेट का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें बताना है ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। मैं तुमसे पूछूंगा ग्रोस का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें बताना है ग्रोस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें बहुत ही काम आएंगे अगर ध्यान से पढ़ते हो तो, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा मैंने सकल निवेश के अंदर लास्ट एक पॉइंट लिखवाया था कि सकल निवेश की वजह से कौन सी वृद्धि होती है, सकल वृद्धि, और शुद्ध निवेश की वजह से कौन सी वृद्धि होती है, शुद्ध वृद्धि। तो ये बात लिखो नोट नंबर 1 में, क्योंकि अभी तक मैंने शुद्ध निवेश के लिए एक भी नोट नहीं लिखवाया ना। अब लिखो, लिखो नोट नंबर 1 के अंदर लिखो, शुद्ध निवेश के कारण ही पूंजी के स्टॉक में, शुद्ध निवेश के कारण ही पूंजी के स्टॉक में, पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है, पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है, पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक सब हेडिंग बना दो, सकल निवेश तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुद्ध निवेश ज्यादा जरूरी है, तो इसका महत्व पढ़ेंगे। अगला सब हेडिंग बनाओ, लिखो शुद्ध निवेश का महत्व, शुद्ध निवेश का महत्व लिखो नंबर 1, पहला फर्स्ट पॉइंट।
मुझे बताओ 5 मशीनें खराब हुई, अगले दिन ही, टाइम नहीं लगाया तुमने, अगले दिन ही 5 को हटाया, अगले दिन ही तुमने 5 को हटाया, 10 नहीं लेकर आ गए, कितने की वृद्धि हो गई? 5 की। ध्यान से सुनो, उनको हटाया और 10 नहीं लेकर आ गए, ये है शुद्ध निवेश। जब हम ज्यादा लेकर आते हैं, ठीक है, उतना नहीं। तो लिखो नंबर 1 में, शुद्ध निवेश के कारण उत्पादन में पूंजी का स्टॉक बढ़ जाता है ना। पहले कितनी मशीनें थी? 5, अब कितनी हो गई है? 10। शुद्ध निवेश के कारण ही उत्पादन में, शुद्ध निवेश के कारण ही उत्पादन में पूंजी का स्टॉक, पूंजी का स्टॉक बढ़ जाता है, पूंजी का स्टॉक बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ, पहले फैक्ट्री के अंदर एक मशीन थी, पहले फैक्ट्री के अंदर एक मशीन थी, 5 वर्कर काम कर पाते थे बड़ी मुश्किल से। उस एक मशीन पर कितने वर्कर काम कर पाते थे? 5। अब 2 मशीनें हो गई हैं, बताओ वर्कर बढ़ जाएंगे ना, वर्कर की कुशलता बढ़ जाएगी, वो भी खुश हो जाएंगे। यार पहले एक ही मशीन पे चिपके रहते थे, इतनी जगह होती ही नहीं थी, अब चलो हमारे पास कम से कम 2 मशीनें तो हैं। क्या वो अब अच्छे ढंग से, क्या वो एक कुशल तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुशल का मतलब होता है अच्छे ढंग से, समझदारी के साथ, सही तरीके से। कुशलता के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, सिर्फ एक शब्द का वर्ड नहीं है कुशलता। कुशलता का मतलब होता है खुश होकर, ईमानदारी के साथ और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है, उस काम को करना, इसे कहते हैं कुशलता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो छोटा सा कंप्यूटर था, मैं उस पर वीडियो क्लास दिखाता था। पहले एक छोटा सा स्क्रीन ले लेते हैं, उस पर वीडियो क्लासेस दिखाते थे, तो बताओ उस पर ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे देख पाते थे। लेकिन अब मैंने उसकी बजाय एक स्क्रीन लगवा दी, बताओ अब बच्चे ज्यादा कुशल होंगे देखने में या पहले थे? अब उनके बीच में कुशलता बढ़ेगी, अब वो चीजें से ज्यादा कवर कर पाएंगे, अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो वही चीज फैक्ट्री के अंदर है, ठीक है, तो कैसे भी समझ लो। तो इसी में लिखो, फर्स्ट पॉइंट में ही चल रहा है अभी, लिखो पूंजी का स्टॉक बढ़ने से श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है, मतलब वो खुश हो जाते हैं। पूंजी का स्टॉक बढ़ने से श्रमिकों की कुशलता, पूंजी का स्टॉक बढ़ने से श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है, श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है, ठीक है। और मुझे बताओ, अगर 5 मशीनों की जगह 10 लेकर आ गए, 15 लेकर आ गए, अब उन मशीनों पर काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, और श्रमिक तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम नए नए श्रमिकों को बुलवाओगे ना। इसका मतलब लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। पहले तुम्हारी फैक्ट्री में सिर्फ 10 वर्कर काम करते थे क्योंकि 2 मशीनें थी, अब तुमने 10 मशीनें मंगवा ली है, अब तुम 15 वर्कर को, 20 वर्कर को, 100 वर्कर को काम दे सकते हो ना। क्यों? क्योंकि अब काम करने के लिए मशीनें हैं, पहले नहीं थी, ठीक है। तो लोगों में क्या मिलता है? रोजगार। तो लिखो नंबर 2, ये सबसे ध्यान रखना, इसके महत्व इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके महत्व, ठीक है। तो लिखो नंबर 1 में, इससे, इससे मतलब किससे? शुद्ध निवेश से, इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं, इससे रोजगार के अवसर, अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मौके, इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं, और जो कि भारत में तो बहुत ही जरूरी है। भारत के अंदर क्या पाई जाती है ज्यादातर? बेरोजगारी। इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। भारत में इसी में चल रहा है, भारत में बेरोजगारी पूंजी के
भारत में बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण ही होती है। श्रमिक तो बहुत होते हैं, मशीनें नहीं होती, है ना। दुनिया भर के वर्कर है लेकिन मशीनें नहीं है, तो क्या करें, पूंजी की कमी है। भारत में बेरोजगारी पूंजी की कमी के पूंजी की कमी के कारण ही होती है। भारत में बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, लिखो नंबर 3 नोट के अंदर ही, वो मैथ के अंदर ही नंबर 3 में लिखो तीसरा मैथ। ध्यान से सुनो। पहले एक मशीन थी, 15 शर्ट तैयार होती थी। अब 2 मशीनें हैं, 30 शर्ट तैयार होंगी। अब 3 मशीनें हैं, 45 शर्ट 45। 4 मशीनें हैं, 60 शर्ट्स। 10 मशीनें हैं, समझ रहे हो ना किस तरह से काम हो रहा है, 150 शर्ट। 20 मशीनें हैं, 300 शर्ट। बताओ, शुद्ध निवेश करने से उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है ना। पहले 5, फिर 10 शर्टें, फिर 15 शर्टें, फिर 100 शर्टें, फिर 200 शर्टें, फिर 2000 शर्टें। तो बताओ उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी। हम वर्कर भी रख लेंगे, एक नई फैक्ट्री भी खोल लेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं। पहले एक स्क्रीन थी, 15 बच्चों को दिखा पाता था वीडियो क्लासेस। अब दो दो स्क्रीन आ गई है, अब मैं 30 बच्चों को दिखा पाता हूं। मैंने एक नया रूम और ले लिया। फिर 3 स्क्रीन हो गई, फिर मैं और बच्चों को वीडियो क्लासेस दिखाने लगा, मैं चौथा रूम भी लेकर बैठ गया। फीस कम करता चला गया, स्क्रीनें बढ़ती चली गई, रूम बढ़ते चले गए, बच्चे बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सस्ता भी मिल रहा था और अच्छा भी मिल रहा था। लेकिन दूसरे ट्यूशनों में सिर्फ अच्छा मिलता है, सस्ता नहीं मिलता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा मिलता है, वहां पर भी अच्छा मिलता है, लेकिन अच्छे के साथ साथ महंगा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे के साथ साथ सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो लिखो नंबर 3 में, शुद्ध निवेश से उत्पादन करने की क्षमता में शुद्ध निवेश से उत्पादन करने की क्षमता में शुद्ध वृद्धि होती है। ये वर्ड जरूर लगाना, शुद्ध। ठीक है, वैसे तुम वृद्धि भी लिख सकते हो, लेकिन शुद्ध वृद्धि लिखो तो ज्यादा अच्छा है। शुद्ध निवेश से उत्पादन करने की क्षमता में शुद्ध वृद्धि होती है। उत्पादन करने की क्षमता में शुद्ध वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। मुझे बताओ, मशीनें बढ़ी, लोगों को रोजगार मिला, उत्पादन बढ़ा। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा और उतनी ज्यादा लोगों की क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। आय मतलब इनकम, पैसा बढ़ेगा। और इसी प्रकार पूरी की पूरी देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? पूरे देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा ना, बेहतरीन होती चली जाएगी। अब एक पॉइंट लिखो नोट के अंदर और उस पॉइंट पर टिक कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि सकल निवेश आर्थिक स्थिति को सुधारने में ज्यादा हेल्पफुल है या शुद्ध निवेश? तो तुम्हें बताना है शुद्ध निवेश। तो लिखो नोट के अंदर, इन सभी महत्व को ध्यान में रखते हुए, ये जो अभी मैंने लिखा है, इन सभी महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन सभी महत्व को ध्यान में रखते हुए शुद्ध निवेश की शुद्ध निवेश को आर्थिक गतिशीलता गतिशीलता का मतलब होता है तेजी। देश के अंदर आर्थिक परिवर्तन बहुत तेजी से आएगा। शुद्ध निवेश को आर्थिक गतिशीलता का चिन्ह माना जाता है, चिन्ह, साइन। शुद्ध निवेश को आर्थिक गतिशीलता का चिन्ह माना जाता है। आर्थिक गतिशीलता का चिन्ह माना जाता है। मतलब अगर
शुद्ध निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब देश के अंदर आर्थिक गतिशीलता बहुत तेजी से आएगी।